अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ना किसी का एजेंडा ना किसी की लाइन, क्योंकि अब होगी सिर्फ डायरेक्ट लाइन। और डायरेक्ट लाइन में अजमल जामी आपसे मुखातिब होगा हर जुमा, हफ्ता, इतवार शाम 8 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, हमें देखने का, अपने फीडबैक का। मुल्क में इंतखाब हो चुका, चुनाव हो चुका, लेकिन अजब मामला है कि अभी तक सियासी इस्तेहकाम दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रहा। तकरीबन तमाम सियासी जमातें इन इंतखाबात के नतीजे में मिलने वाले नताइज से नाला हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, धांधली का शोर मचा रहे हैं, मैंडेट छीने जाने के नारे लगा रहे हैं, एहतजाज भी हो रहा है। और इस हंगाम हम देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ भी अपने उरूज पर है। हज़रत मौलाना फजल रहमान कल मंजर आम पर आए, एक इंटरव्यू दिया उन्होंने नदीम मलिक साहब को, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे यूँ लगा जैसे घर के भेदी ने लंका ढा दी हो। उससे लेके अब तक वो अपने बयानात पर कायम भी हैं, कुछ उसकी वजाहतें भी कर रहे हैं। लेकिन हज़रत मौलाना का बयान इसलिए सबसे अहम है कि ये तो PDM के सरबराह हुआ करते थे, ये तो तहरीक अदम-ए-एतमाद में सबसे आगे थे, इनको तो अपना कायद माना गया था। अगर वो ये बात करेंगे और फिर PTI का वफ़द उनसे मिल रहा है और वो उनसे इत्तफ़ाक़ राय कर रहे हैं कि वाकई धांधली हुई है, इस एजेंडे में हम आपके साथ हैं, तो फिर मुल्की सियासी मंजरनामा मज़ीद अजब हो जाएगा, मज़ीद तनाज़ात का शिकार हो जाएगा। नताइज के बाद जो सूरत हाल बनी, गवर्नमेंट कौन कहाँ बनाएगा, अपोजिशन किसके पास आएगी, मैंडेट किसे मिला है, और दुनिया भर में हमारे इंतखाबात के हवाले से क्या लिखा जा रहा है, आगे का मंजरनामा क्या होगा, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमने अपने पहले प्रोग्राम में ज़हमत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब से, ताकि डायरेक्ट लाइन पर उनसे बात हो सके। राना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर-ए-दस्त ये देखिए कि मैंने आगाज़ किया हज़रत मौलाना से, तो वो क्या फरमा रहे हैं ज़रा आप भी देख लें एक दफ़ा और नाज़रीन भी देख लें। यानी ये कह रहे हैं मौलाना ने ये स्टेटमेंट फ्रस्ट्रेटेड होकर दी है, काहे की फ्रस्ट्रेशन है उन्हें? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट से जो उन्हें फ्रस्ट्रेशन हुई है उसमें उन्होंने ये बात की है, और उन्होंने अपने तशख़्ख़ुस, अपना जो उनका इम्प्रेशन है, जो उनकी हैसियत है, जो उनका एहतराम है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है अपने आप से। ये बात बिल्कुल हक़ाइक़ के बरक्स है। मौलाना जो है ये अदम-ए-एतमाद की तहरीक किसी के कहने पे पेश नहीं हुई। हाँ, इस बात को इंश्योर करने के बाद या मालूम करने के बाद पेश हुई कि अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी और इसे नाकाम बनाने या इसे कामयाब बनाने में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। और फिर एक मरहला ऐसा भी आया कि जब आर्मी चीफ ने मेन जो लीडर्स थे 4-5 पार्टियों के, मेन पार्टियों के, जिनमें मौलाना भी शामिल थे, उनको बुलाया और बुला के कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म ने ये बात कही है कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि आप अगर अदम-ए-एतमाद की तहरीक वापस लें तो वो इलेक्शन अनाउंस करने को तैयार है। ये बाजवा साहब का आप जिक्र कर रहे हैं। अगले रोज़ जो है वो ये जिन दिनों में यानी अदम-ए-एतमाद चल रहा था और उसकी वोटिंग के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे गैर आइनी और गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब जो है वोटिंग नहीं होने दे रहे थे, उन दिनों की बात है। तो बाकायदा वो PDM के सरबराही इजलास बुलाया गया और उसमें मौलाना ने बड़ा मुदल्लल ख़ताब किया कि किसी सूरत में हमें अदम-ए-एतमाद जो है वो वापस नहीं लेना चाहिए और इसे वोट आउट करना चाहिए, इसे ये रिलीफ नहीं देना चाहिए, ये यहूदी एजेंट है। अच्छा। ये यहूदी एजेंट होने के नाते ये पाकिस्तान को तबाही से दो चार करेगा, ये मुल्क दुश्मन है। यानी आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त के, यानी आप कह रहे हैं कि उस बड़ा मायूस किया उन्होंने, यानी उस वक्त के आर्मी चीफ ने ये ऑप्शन दी कि अगर अदम-ए-एतमाद आप वापस ले लें तो हम जल्द इंतखाबात करवा सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि इट वाज मौलाना जिन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की। ये आर्मी चीफ ने, देखें अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी अगर रिटायर हो गया तो आप उसके ऊपर हर इल्ज़ाम लगाएं और जब वो अपनी पोजीशन में हो तो फिर आप जिक्र करना भी जो है वो उसे कतराएं। उन्होंने ये ऑफ़र नहीं की, उन्होंने ये मैसेज दिया वज़ीर आज़म का, क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ PDM की क़यादत की तो आपस में बोलचाल ही नहीं थी। यही तो बदकिस्मती है इस मुल्क में, रही है और आज भी है कि एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, बल्कि एक ही बात करने को तैयार है, बाकी तो सब बात करने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि जी उनका ये पैगाम है
ठीक। कि वो ये कहते हैं कि अगर आप ये वापस ले लें तो मैं इलेक्शन अनाउंस कर दूँगा। उन्होंने वज़ीर आज़म का मैसेज जो है वो पहुँचाया अपोजिशन को। ठीक, तो ये जो आप मौलाना का जिक्र कर रहे हैं जिस अंदाज में कि उन्होंने बड़ा खिताब किया, दूसरा आप उनकी फ्रस्ट्रेशन का जिक्र कर रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन की वजह यह भी तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने भी उनसे कोई मेल मुलाकात नहीं की जब से वो आए हैं। शहबाज साहब की एक दो रवाबित एक मुलाकात की तस्दीक होती है। आपकी क़यादत ने भी तो उन्हें उस तरह सारा आंखों पे नहीं बिठाया ना राना साहब, जैसे PDM के दौर में आप उन्हें अपना सरबराह मानते थे, कायद मानते थे। ये भी तो बात बरहक है। लेकिन चले कुछ भी हो, कोई वजह भी हो सकती है, लेकिन बंदा जो सच बोलता है, जो बंदा खरी बात करता है, हक बात करता है, वो तो अपने लिए करता है ना। यानी अपनी भी तो आदमी की एक हैसियत, एक पोजीशन होती है। आदमी को गलत बात करने से जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर तो बंदा खुद होता है, बाकी तो बाद में मुतासर होते हैं। कोई भी उनको किसी से अनाद हो गया, गुस्सा हो गया, परेशानी हो गई, तो उसमें क्या फिर आदमी जो है वो इस तरह से जो है वो बात आपकी ठीक है, बात आपकी ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए शुरू कर दे। लेकिन क्या वजह बनी कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने उनसे एक बार भी रब्ता नहीं किया जब से वो आए हैं? इसकी क्या वजह है? कोई इख्तलाफ था, कोई नाराज़गी थी, क्या वजह थी राना साहब? नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ एक से ज़्यादा मरतबा रब्ता किया और मेरा ख्याल है कि शायद मुलाकात भी एक आध हुई है। अच्छा, नताइज के बाद भी, इंतखाबी नताइज के बाद भी रब्ता हुआ? इंतखाबी नताइज के बाद मेरा ख्याल है फ़ोन पे बात हुई है नवाज शरीफ साहब से पहले। अब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, मुलाकात इससे पहले हुई है। कैसा मंजर होगा अगर कल को मौलाना और PTI इकट्ठे एहतजाज करते हैं धांधली के खिलाफ? कैसा लगेगा आपको देख के? यहूदी एजेंट, पाकिस्तान का दुश्मन और पाकिस्तान का खैर खा जो है वो सारे, तो वो अगर जब इकट्ठे बैठे होंगे तो बड़ा अजीबोगरीब मंजर होगा। राना साहब, मैं समझता हूँ कि मौलाना से अकीदत रखने वाले, मौलाना को मानने वाले जो हैं वो उनके लिए बड़े बड़े सदमे और बड़े अचंभे और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। ये आपकी नाकामी नहीं है कि मौलाना आपके साथ मिल बैठने की बजाय कहीं और मिल रहे हैं, गाजर के हलवे पेश कर रहे हैं? नहीं, इसमें हमको मौलाना को कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद हैं और मौलाना की अपनी मर्ज़ी है। मौलाना जो चाहें, जिससे चाहें मिले, जिससे चाहें। मनाने नहीं जाएंगे क्या आप? मौलाना कोई हमको हमारे मतहत तो नहीं है। मनाने नहीं जाएंगे क्या? क्या नहीं करेंगे आप? मनाने नहीं जाएंगे मौलाना को? नहीं, मनाने की क्या बात है। रब्ता तो खैर सियासतदानों का आपस में रहता है। वो तो एक ही सियासतदान है जो रब्ता न करने और बाकियों को जो है वो चोर और डाकू समझने और ख़ुद को नाउज़ बिल्ला पैगंबर समझता है। उसके अलावा बाकी तो नाराज़गियाँ पहले भी मौलाना से भी होती रही हैं, पीपल्स पार्टी से भी होती रही हैं, अब भी अगर होंगी तो बाद में फिर दोबारा जो है वो आपस में बात हो सकती है। ऐसे तो कोई मामला नहीं। चलिए, अगली सूरत हाल इससे ज़्यादा दिलचस्प यूँ है कि ज़ाहिर बात है आपके यहाँ भी इजलास हो रहे हैं सूरत हाल पर गौर करने के लिए, हुकूमत साजी के लिए। आज दो अंग्रेज़ी रोज़नामों ने भी कुछ खबर दी थी मुख्तलिफ हवालों से, ज़राए से, और अब जो आज नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है उसके हवाले से भी तलात आ रही हैं कि अक्सर जो बात थी उनकी तजवीज़ ये थी कि वफाक में हुकूमत ना बनाई जाए, सिर्फ पंजाब में हुकूमत ली जाए। क्या ये बात दुरुस्त है राना साहब? क्या तय पाया आपके यहाँ? नहीं, देखें, जब अजलास होता है तो उसमें मुख्तलिफ जो पार्टी के लोग हैं जो उस मीटिंग में शरीक हों वो अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन फ़ैसला तो बिल आखिर फिर लीडरशिप ने करना होता है। तो ऐसी सूरत में जो है वो लोगों की राय है कि इस वक्त मुल्क को एक स्टेबल हुकूमत की ज़रूरत है जिसके पास अपनी अक्सरियत हो, जो मुल्क को सियासी इस्तेहकाम दे सके, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। यही हम अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी ये बात अलज करते रहे हैं और मियां नवाज शरीफ का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है वही मुल्क को इस दलदल से निकाल सकती है। अब जब मैंडेट स्प्लिट आया है तो अब ऐसी सूरत में अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं है
कि एक या दो पार्टियां मिल के एक ऐसी मजबूत हुकूमत को जो है वो बनाएं जो पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सके। अब उसमें अगर पार्टी जो है वो बजाय इसके वो अपने अपने मकासद को और अपनी सियासत को पेश नज़र रखें और मुल्क के मफाद को एक साइड पे रखें और कहें कि जी हम वोट देंगे, साथ नहीं बैठेंगे, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमें ये दे दें, ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, तो ऐसी सूरत में फिर हमारे बहुत सारे लोगों की, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हमारी राय ये है कि फिर हमें इस जंजाल को अपने गले नहीं डालना चाहिए। पहले हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये जो अपना पॉलिटिकल एसेट या पॉलिटिकल कैपिटल जो है बर्न किया है, अब हमें जो है वो इससे कोई थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब समेत नून लीग की अक्सर क़यादत जो है, अक्सरियत में जो हैं, उनकी ये राय है कि इस जंजाल में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि स्प्लिट मैंडेट है। और पीपल्स पार्टी ने भी मुश्किल खड़ी कर दी कि काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे और वोट ले रहे हैं। ये आप तस्दीक कर रहे हैं कि गोया नून लीग के यहाँ अक्सरियत ये समझती है कि वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में अगर नून लीग वफाक में हुकूमत नहीं लेती राना साहब, तो हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट देन? देखें, मेरी क्योंकि अपनी राय ये है तो इसलिए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अक्सरियत की राय ये है, लेकिन मैं ये वाज़े कर दूं कि पार्टी फैसले के साथ हम स्टैंड करेंगे। पार्टी जो फैसला करेगी बिल्कुल उस फैसले के ऊपर डट के खड़े होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत अगर मुल्क के मफाद में लेना ज़रूरी ठहरा तो बिल्कुल फिर ली जानी चाहिए। फिर आकर इस मुल्क से दौड़ के कहाँ जाना है हमने। और बसूरत दीगर फिर कौन हुकूमत बनाएगा, क्योंकि अक्सरियत तो किसी के पास नहीं है, और कैसे बनेगी वो हुकूमत? लेकिन जो तीन बड़े ग्रुप हैं उनमें से दो को तो मिलना चाहिए। अगर दो नहीं मिलते तो फिर गवर्नमेंट नहीं बनती। ये दो का मिलना तो जरूरी है। तो इस सिलसिले में आमिर डोगर साहब तो ये बयान दे चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए गुंजाइश हमारी पैदा हो रही है। पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी आपको कैबिनेट ज्वाइन नहीं कर रही, सिर्फ वोट देना चाह रही है। तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी पीटीआई को वोट दे सकती है उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए, उमर अयूब के लिए, जो कि पुरुम्मीद हैं, दावे कर रहे हैं 2 दिनों से कि 48 घंटों के अंदर सूरत हाल हमारे हाथ में होगी, हमारे पास नंबर पूरा हो जाएगा? दे दें जी, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, दे दें। फिर आप अपोजिशन में बैठेंगे? जी बिल्कुल, हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। राना साहब, ये एक ऐसी हुकूमत जो मजबूत हो, पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले, हम अपोजिशन में भी बैठ के उसकी मदद करने को तैयार हैं। भले वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, हम अपोजिशन में बैठ के भी जो है उसको मजबूत करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे कि मुल्क को इस दलदल से निकाले। हमारे पेश नज़र जो है ये मुल्क है, कौम है, रियासत है। यानी आप ये बड़ी अहम और संजीदा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर पीटीआई भी गवर्नमेंट बनाती है तो आप उसे सपोर्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे मौजूदा हालात के पेश नज़र? क्योंकि गैर मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। ये फितने ने मुल्क को एक ऐसे दोराहे पे ला खड़ा किया है कि अब अगर सारे मिल के नहीं बैठते और इस मुल्क को इस दलदल से नहीं निकालते तो ये मुल्क जो है ये अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। और फितने का जो है वो बुनियादी मकसद शायद यही था, और वो आज भी इसी बात पे तुला हुआ है। आज भी वो ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी का साथ देने को तैयार है, ना किसी का साथ लेने को तैयार है। राना साहब बैठ तो रहे हैं, वो उन्होंने मौलाना को गले लगा लिया, असद कैसर साहब ने, वो जमात इस्लामी से दूसरी बार आज मिल रहे हैं, वो शेरपाव साहब से भी मिल रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी को भी ऑफर्स दे रहे हैं, जीडीए उनके हक में खड़ी है, जमात इस्लामी के साथ उनकी दूसरी मुलाकात जारी है। अगर वो नहीं मिले बाकी सबसे तो उनके राब्ते हैं। चले हमसे ना मिले, लेकिन वो अपना नंबर जो है वो पूरा करने के लिए बाकी सबसे मिल लें। लेकिन जिनके आप नाम ले रहे हैं उनसे मिलने से नंबर मेरे अंदाजे के मुताबिक पूरा नहीं होगा। ये बताएं कि ये जितनी जमातें बाकी जो उनके साथ खड़ी हो गई हैं और नताइज के ऊपर जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन ने लिखा, जिस तरह से पूरी दुनिया में इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है,
उसके बाद नून लीग के अंदर से भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा हमें हरवाया गया, हमारे नाम पे क्रॉस लग गया था, चाहे वो मियाँ जावेद लतीफ़ हों या दीगर। तो उसके बाद आप नहीं समझते कि इस नतीजे की जो साख है बहैसियत मजमूई, उस पर वाकई एक सवालिया निशान आ चुका है? तो चलो, सवालिया निशान 2013 में नहीं सवालिया निशान आए थे, फिर उन सवालिया निशानों के ऊपर जो है वो तहकीकात हुई। सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज ने जो है वो उसके ऊपर तहकीकात की और तहकीकात करके कहा कि ये सवालिया निशान सारे गलत हैं, इसमें सिर्फ इरेगुलरिटीज़ हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। सवालिया निशान क्या 2018 में नहीं आए थे? उन सवालिया निशानों का क्या जवाब देते थे उस वक्त पीटीआई वाले? कहते थे कि जी फोरम है, ट्रिब्यूनल्स हैं, जाएँ वहाँ पे जाके साबित करें। तो अब इनको जो है वो कौन रोक रहा है? ये जाएँ अदालत में जाएँ, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएँ, इलेक्शन कमीशन में जाएँ, वहाँ पे जाके साबित करें। देखें ना, आज उन्होंने पूरे बैनुल-अक़वामी मीडिया की बरादरी को बुला के इस्लामाबाद में अयाज अमीर साहब हों या दीगर हारने वाले रेहाना डायर साहिबा सब आए, तकारीर की, हलफ लिया, कस्में खाई, फॉर्म 45 का जिक्र किया। जो आप माजी के इंतखाबात का जिक्र करें तो 2013 में जो 35 पंक्चर वाली बात थी, उस एक बात के बाद जो सियासी अदम इस्तेहकाम रहा वो आपने भुगता हुआ है। अब ये बात 35 पंक्चर से बढ़कर कोई 70-80 पंक्चर्स की वो बात कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा पंक्चर्स का अगर शोर होगा, देखें कैसे कोई हुकूमत चलेगी? अगर तो नहीं, सुन ले, अगर 35 पेंचर वाली बात दुरुस्त थी तो फिर ये 85 पेंचर वाली बात भी दुरुस्त होगी। लेकिन मामला यह है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया को बुला के ये इस किस्म की गुफ्तगू करने का क्या मकसद है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान को जो है वो नाउज़ बिल्ला एक फेल्ड स्टेट साबित किया जाए। यही इनका मकसद है, फितने का मकसद ही ये है। तो राना साहब, बकौल मौलाना फजल रहमान, फितना जो है ये यहूदी लॉबी का एजेंट है और ये मुल्क को तबाह करने के लिए जो है इसको प्लांट किया गया है। तो इसका तो मकसद पूरा हो रहा है। ये जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है जो इन्होंने आज की है। वो ये समझते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई, फॉर्म 45 में नतीजा कुछ और था, रात गए हमारे जो ज़िम्मेदारान थे उनको आरओ ऑफिस से निकाला गया, कुरान पे हलफ ले रहे हैं और उनका शिकवा ये है कि चूँकि हमारी नहीं सुनी गई, हम ये भुगत चुके हैं, इसलिए हम मजबूर हुए हैं कि आज हम दुनिया भर को दिखाएं कि हमारे साथ क्या हुआ है और दुनिया इसको देखे, पाकिस्तान की रियासत को नहीं। तो फिर दुनिया भर को उन्होंने फिर 2018 का क्यों नहीं दिखाया था? वो तो आपकी जिम्मेदारी थी ना, उनकी नहीं थी। उनके साथ ज्यादती हुई है, अगर नहीं तो इस किस्म की जो है वो गद्दारी मुल्क से नहीं कर सकते थे। मामला ये है कि अगर उनकी बात दुरुस्त है कि उनके साथ जो है वो इलेक्शन में कोई नाजवाजी हुई है तो वो जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, वहाँ पे जाके जो है वो अपनी बात को यह है साबित करें, ना कि अमेरिका जाएं। अमेरिका तो वो कहते थे कि हमारा मुखालफ है, अब वो अमेरिका को कह रहे हैं कि आप मुदाखलत करें हमारे लिए। अब अमेरिका से वो मदद मांग रहे हैं, दुनिया से जो है वो मदद मांग रहे हैं, पाकिस्तान को जो है वो बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राना साहब, बिल्कुल तो कर रहे हैं वो। आपकी बात अगर ये दुरुस्त भी मैं मान लूँ तो सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है ना कि आप उनके ऊपर तो शिकवा आयद कर रहे हैं, उनसे शिकायत कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? आपने क्यों नहीं बैनुल-अक़वामी मीडिया को बता के अपने हक़ाइक़ बयान किए? आपकी मीडिया स्ट्रेटजी या आपकी ये एंगेजमेंट्स जो हैं वो तो कहीं दिखाई नहीं दी उनके बराबर। नहीं, हमें हमारा मौक़िफ़ है कि अमेरिका का या गैर मुल्की मीडिया का जो है वो पाकिस्तान के मामलात में इस तरह से की मुदाखलत करने का कोई जवाज़ नहीं है। ये पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, ये पाकिस्तान की अदालतों ने देखना है, ये बैनुल-अक़वामी मीडिया ने नहीं देखना या अमेरिका ने नहीं देखना। लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी इंगेजमेंट कहाँ है, आपका मौक़िफ़ या आपका बयानिया कहाँ है इंतखाबात के ऊपर पीटीआई की निस्बत? नहीं, हमारा बयानिया, हमारी स्टेटमेंट जो है वो हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये फ्रॉड कर रहे हैं मुल्क और कौम के साथ। ये जो है ये जहाँ से जीते हैं वहाँ पे इलेक्शन ठीक है, जहाँ पे हारे हैं वहाँ पे धांधली हुई है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि सिंध में धांधली हुई है, वो दूसरे कह रहे हैं जो अपना जो वहाँ से हारे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है पंजाब में धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में एहतजाज कर रही है कि धांधली हुई है।
पीटीआई जो है ये कह रही है कि केपीके में धांधली हुई है, क्योंकि वहाँ पे वो जीती है। जहाँ जहाँ से वो हारी है वहाँ पे कह रही है कि वहाँ पे धांधली हुई है। फैसलाबाद में यानी ये राणा जो साहब, इनका मौक़िफ़ है, इनका मौक़िफ़ ये नहीं है कि इलेक्शन में ठीक नहीं हुआ। इनका मौक़िफ़ ये है कि जहाँ से हम जीते हैं वो ठीक है, जहाँ से हम हारे हैं वो ठीक नहीं है। राणा साहब, तो इस तरह से तो कोई इलेक्शन भी जो है वो सब्सटेंशिएट नहीं हो सकता, फिर तो कोई इलेक्शन भी जो है वो ठीक नहीं हो सकता। फैसलाबाद हुई राणा साहब? जी बिल्कुल नहीं हुई। मैं मेरे हलके में बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुआ है और ठीक उसका नतीजा आया। मैं उस नतीजे को तस्लीम करता हूँ। मेरे साथ किसी ने धांधली नहीं की। ये जो फिर मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, ना मैंने किसी के साथ की है। ये जो मैं उस पर आता हूँ, मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मेरे नाम पे क्रॉस लग गया था और मुझे हराया गया है, तो आपके नाम पे भी तो कहीं क्रॉस नहीं लगा था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बात ये दुरुस्त है। मियां साहब को गलत फहमी हुई है फिर जावेद लतीफ़ साहब? बहरहाल मेरी नज़र में तो ये दुरुस्त नहीं है। किसी के नाम को कोई क्रॉस वगैरह नहीं लगा। ये राणा साहब एक मामला ये देखें, बात सुने, बंदे को देखें, मैंने 9 इलेक्शन लड़े हैं, मैंने 7 जीते हैं, 2 हारे हैं। बंदे को हारने की भी जो है वो बंदे को जो है वो अपना जो है वो हौसला होना चाहिए, ग्रेस होनी चाहिए, जैसे साद रफीक साहब ने दिखाई। वरना अगर मैं ये करना चाहूँ कि जी वहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ, अमले ने ये कर दिया, वो करते, तो छोटी मोटी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं कोई ना कोई। मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है ताकि आपकी आवाज़ और मेरी आवाज़ नाज़रीन तक जरा दुरुस्त तरह जा सके। मैं छोटी सी ब्रेक पर नाज़रीन वापस आ रहा हूँ। राणा साहब, ऐसे एक बात तो बताएं फ्रैंक, मेरे नाम को ये बात तो बताएं फ्रैंक, क्या ये बात दुरुस्त है कि इंतखाबी रात आपसे किसी ज़िम्मेदार ने रब्ता किया इलेक्शन से मुतालिका और बताया कि आपकी सूरत हाल ये है, वो हाथ पाँव मारें ताकि सीट निकाल दें, और आपने इनकार कर दिया? जी नहीं, मेरे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया, ना मेरे साथ कोई रब्ता इस तरह का कर सकता था, और ना ही मैं इस किस्म की चीज़ों के ऊपर जो है वो मैं यकीन रखता हूँ। मैं ये ज़रूर मैंने ये देखा और मैं ये चाहता था और ये मेरा हक था कि मेरे साथ जो है वो कोई ज़्यादती ना हो, लेकिन अगर मेरे साथ नहीं हुई तो मैं इसके भी हक में नहीं हूँ कि ज़्यादती जो है वो मेरे हक में किसी और के साथ हो। फैसलाबाद के जो बहसीत मजमूई नताइज आए, ये भी नून लीग का गढ़ हुआ करता था, इन नताइज ने क्या मंजर आपको दिखाया है? क्या ये सच नहीं है कि पंजाब में जो गिरफ्त थी नून लीग थी वो ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, अगर आप उन नताइज को तस्लीम कर रहे हैं? नहीं, कम हो रही है। उसकी वजह यह कि हमने भी लाख जो है वो 1.25 लाख वोट लिए हैं। मैं 1,06,000 वोट लेके 5 साल MNA रहा हूँ। मैंने अब 1,13,000 वोट लिए हैं। तो ये नहीं है कि अवाम ने हमारी बात को या हमें पजीराई नहीं दी, लेकिन ठीक है, 2-2.5 लाख वोट कास्ट होता है, उसमें 10-15 हज़ार का फ़र्क आ सकता है। तो मामला ये है कि इसकी बुनियादी वजह महंगाई, उसके बाद फिर महंगाई विद इन ब्रैकेट यूटिलिटी बिल्स, यानी वो महंगाई जो हर महीने जो है वो लोगों को जो है वो रुलाती है। आप जिसका बिल 13,000 आता था वो अब 43,000 अगर आ जाता है तो वो उसने फिर गवर्नमेंट को गालियाँ निकालनी है। तो राणा साहब, ये फिर उसके बाद पेट्रोल ये इसमें सिर्फ और सिर्फ महंगाई और 16 माह की कारकर्दगी बुनियादी वजह है, या सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव दिया गया उसमें नून लीग की नाकामी है? ये भी दूसरी अहम वजह नहीं है क्या? एतराफ़ करते हैं? नहीं, इसमें महंगाई, उसके बाद फिर महंगाई विद इन ब्रैकेट यूटिलिटी बिल्स, गैस, बिजली, अपना जो है पेट्रोल, और तीसरे नंबर पे विक्टिम कार्ड। कुछ ऐसे इक़दाम ज़रूर हुए कि जिसमें उन्हें मौका मिला हमारे मुखालफीन को ये कहने का कि जी वो बड़े मज़लूम हैं और जी उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। ये चीज़ें जो हैं इनका मिला जुला इम्पैक्ट हुआ है। ये बात आपकी बड़ी दुरुस्त है। पंजाब की और पाकिस्तान की जड़ें मजबूत हैं और मुस्लिम लीग नून हर जगह पे मौजूद है और मुस्लिम लीग ने अच्छे खासे वोट दिए हैं।
राना साहब, ये बात आपकी वैसे बहसियत मजमूई दुरुस्त है कि पाकिस्तानी सोसाइटी के यहाँ ऑब्वियसली एक विक्टिम कार्ड या हमदर्दी तो पाई जाती है, हमारे मुआशरे की ये बहुत बड़ी सिफ्त है। आप नहीं समझते कि ये जो इंतखाबात से पहले 10-12 दिन थे उसमें जो 3 अहम फैसले खान साहब के ख़िलाफ़ आए, उसने उनको हेल्प आउट किया, मुआवनत दी फर्दर उनकी हमदर्दी के लिए? बिल्कुल, ये बात महसूस की गई है कि वो विक्टिम कार्ड जो है, उस विक्टिम कार्ड को इन फैसलों ने जो है वो मज़ीद उबारा उसको। लेकिन वो फैसले अब देखें हमारे बस में तो नहीं थे, ना हम उनके ज़िम्मेदार थे। हमने अपने तौर पे कोशिश की कि हम लोगों को ये बात समझा सकें, वाज़े कर सकें कि इस महंगाई के भी ज़िम्मेदार हम नहीं हैं और इस जो विक्टिम कार्ड में भी हमारा अमल दखल नहीं है। लोगों ने तस्लीम किया, लेकिन कोई 5-7% जो है वो फ़र्क से तस्लीम किया। अगर मिसाल के तौर पे अगर यानी 45% लोगों ने ये बात हमारी तस्लीम की तो 51% लोगों ने नहीं की। तो ये तो ऐसा हो जाता है और इसी तरह से जो है वो हर सीट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बड़े अच्छे खासे वोट दिए। राना साहब, अगर वोट को इज्जत देव का बयानिया कायम रहता तो आपको ये जो अभी हुआ है? नहीं, वोट को इज्जत बयानिया जो है ना, उसका इस महंगाई के साथ कोई तल्लुक नहीं है। कोई वोट को इज्जत दो का बयानिया अगर आप कहें कि हमने छोड़ दिया, अगर छोड़ भी दिया, जो कि हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, हम आज भी वोट की इज्जत के लिए जो है वो मैदान में मौजूद हैं। लेकिन अगर आपकी बात भी दुरुस्त हो तो फिर भी उसका महंगाई से क्या ताल्लुक है? तो फिर बड़ी सादा सी बात कर लेते हैं ना राना साहब, फिर बड़ी सादा सी बात कर लेते हैं ना। अगर आप भी वोट को इज्जत दो में और वोट को इज्जत देना चाहते हैं तो जिसे वोट ने इज्जत दी है उसे आप भी इज्जत दे दें कि भाई आपका मैंडेट हमसे ज़्यादा बनाएं जाके गवर्नमेंट। तो जी बिल्कुल हमने दी है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अपने हलके के लोगों के नतीजे से, उनकी राय से मुतफिक हूँ। बाकी अगर किसी जगह पे किसी को शिकायत है तो वो फोरम मौजूद है, इलेक्शन कमीशन जाए, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाए, वो अदालत जाए। यही तरीकाकार है ना, जमहूरियत इसी का नाम है ना। राना साहब, आप जैसे लोग हमें 18 में ये सबक देते थे कि आप जो है वो प्रॉपर जो है वो तरीकाकार अपनाएं। जो दादरी के ऊपर कमीशन बना था पार्लियामेंट में, उसका क्या असर किया था इन्होंने तो वो कमीशन में भी जो है वो तहकीकात करने की गवारा नहीं की थी। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल ये होना चाहिए। चले, खुशाइंद है कि आप उनके वोट को भी इज्जत दे रहे हैं, बड़ी खुशाइंद बात है। फरमाइए कि राना सनाउल्लाह साहब जैसा एक सीजन पॉलिटिशियन कौमी असम्बली में भी नहीं हमें दिखाई देगा, सूबाई असम्बली में भी नहीं दिखाई देगा, तो क्या फिर ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे या एक इत्तला ये है कि शायद आप गवर्नर पंजाब के ओहदे के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं? नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अगर मुंतखब नहीं हुआ हूँ तो मैं अपनी पार्टी में जो है वो खिदमत सर अंजाम दे भी रहा हूँ और आइंदा भी मैं ये मुनासिब समझूंगा, या मेरी राय ये है कि मुझे पार्टी के लिए जो है वो काम करना चाहिए। गवर्नमेंट पोजीशन में मुंतखब लोगों को जाना चाहिए। आप यानी अगर कोई आईनी ओहदा मिलता है गवर्नर का तो वो भी कबूल नहीं करेंगे? देखिए, ये आईनी ओहदे जो है वहाँ पे जाके तो फिर आप पॉलिटिकल काम तो नहीं कर सकते। वो तो फिर आपको, बल्कि ये तो ऐसे ओहदे हैं कि आपको पार्टी से रिज़ाइन करना पड़ता है। तो ज़िमनी इंतखाब लड़ने का इरादा बना फिर? जी, मैं समझता हूँ, मेरी राय ये है कि मेरा हक नहीं बनता कि मैं ज़िमनी इलेक्शन लड़ूँ। मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मुझे पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया, मैंने उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा। वो इलेक्शन में अगर कामयाब नहीं हो सका, इससे पहले मैं 8 मरतबा कामयाब हुआ, 7 मरतबा। तो अब ज़िमनी इलेक्शन जो है वो वहाँ के लोगों का हक है, लेकिन मेरा नहीं हक बनता कि मैं जो है वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ूँ। ये मेरी सोच है। बाकी पार्टी जो है, अगर पार्टी किसी मामले में अपनी ज़रूरत के हुक्म करती है तो वो फिर मजबूरी इसलिए बन जाती है कि फिर बंदा पीछे हटे तो समझा जाता है कि जी बुरे हालात हैं, तो अब लोग जो है वो पार्टी से किनारा कशी कर रहे हैं। किनारा कशी मैं नहीं करूँगा।
वो पार्टी जहाँ खड़ा करेगी, जहाँ जो कहेगी मैं करूँगा। लेकिन मेरी राय ये होगी कि ये जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टी ने एक दफ़ा अबलाइज किया, ठीक है, नहीं कामयाब हो सके तो कोई नहीं, अगली मरतबा हो जाएंगे। राणा साहब वेरी कमेंडेबल, काश के बाकी सियासतदान भी आप जैसी सोच रखें। उम्दा आपकी ये सियासी राय है जिसको दाद देने पे मैं मजबूर हूँ बहैसियत मेज़बान भी। अब ज़रा मैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस तरह से वह वापस आए, मुल्क को नवाज दो आपका नारा बना, जलसे हुए, कैंपेन थोड़ी ताख़ीर से शुरू हुई, मैनिफेस्टो में बड़ी ताख़ीर हो गई। हम तो ये सुन रहे थे आप जैसे रहनुमाओं से मिलने के बाद कि मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं। उनके साथ क्या हुआ? और शेख रोहेल असगर तो एक प्रोग्राम में ये तक कह रहे थे कि उनका ज़ाती ख्याल है कि वो ख़राबी सेहत का मसला है, बाहर जाना चाहते हैं, शायद वो स्टीयरिंग पे अब दोबारा वापस ना आए। आप भी उनकी कुर्बत में हैं, कुछ हमें भी आगाह करें। जी बिल्कुल वो कहीं जाना नहीं चाहते। अच्छा, वो बिल्कुल यहाँ पे रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में फिर दोबारा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि वो अब मैंडेट उसे मिले और मियाँ साहब जो है वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने। वो बिल्कुल कहीं नहीं जाना चाहते। सेहत भी उनकी माशाल्लाह जो है वो अल्लाह उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। सेहत भी उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस किस्म का मैंडेट मिला है उस मैंडेट के तहत उनको जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनना जो है वो हम भी समझते हैं और वो ख़ुद भी समझते हैं कि वो मुनासिब इसलिए नहीं था कि उन्होंने हमेशा अवाम की अक्सरीती मैंडेट की बुनियाद पर उन्होंने वज़ारत उज़्मा का ओहदा कबूल किया है। उन्होंने कभी कोलिशन जो है वो गवर्नमेंट उन्होंने नहीं की, 3 मरतबा वो रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं नहीं जा रहे वो, इंशाअल्लाह ताला यहीं रह के, बल्कि अगर पंजाब में गवर्नमेंट तो हमारी बन ही रही है तो उसकी वो सरपरस्ती करेंगे और इंशाअल्लाह उनकी गाइडेंस में जो है वो पंजाब गवर्नमेंट इतना अच्छा काम करेगी कि इंशाअल्लाह अगली मरतबा जो है वो हमें राणा साहब आपकी जमात बनाएंगे। आपकी जमात पे एक तनकीद ये भी की जाती है, अब वज़ीर आला पंजाब का भी जिक्र कर लें आप, मरियम साहिबा काबिल एहतराम उनको नॉमिनेट किया जा रहा है, वाई नॉट समवन अदर देन द फैमिली? बाकी क्या लोग जो लीडरशिप है वो कॉम्पिटेंट नहीं है पंजाब डिलीवर करने के लिए? नहीं, ऐसा जो है ना, ये लोग ऐसे ही टीवी पे बैठ के तज़िये और तबसरे करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सियासत जो है वो किस चीज़ का नाम है। समझाएं। सियासत जो है वो इत्तफाक़ राय का नाम है, मुत्तफ़िक होने का नाम है। जो लीडर होता है वो लीडर ये नहीं होता कि वो बहुत कोई अपना उसके कोई जो 4 हाथ और उसके जो है वो 3 जो है वो दिमाग होते हैं। नहीं, वो आम जैसा इंसान ही होता है और हो सकता है वो बाकी इंसानों से भी कमज़ोर हो, लेकिन उसके ऊपर सारे लोग मुत्तफ़िक होते हैं। वो उसको लीड करने और उसको लीडरशिप का जो है वो दर्जा देती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो लीडर इसलिए हैं कि हम सब उनके ऊपर मुत्तफ़िक हैं, जो कि हम शायद एक दूसरे के ऊपर मुत्तफ़िक नहीं है, लेकिन उनके ऊपर सारे मुत्तफ़िक हैं। इसी तरह से उनके बाद पार्टी में मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर सारे मुत्तफ़िक हैं, मरियम नवाज के ऊपर सारे मुत्तफ़िक हैं, मेरे ऊपर मुत्तफ़िक नहीं है, लेकिन किसी और के ऊपर मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। राणा साहब, तो मामला ये है कि एक ऐसा बंदा या बंदी जिसके ऊपर पार्टी की अक्सरियत का इत्तफाक़ी राय हो, उसे ही ऐसे ओहदों पे प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, चलिए उनके ऊपर जो है वो बराजमा होना चाहिए। आपका पूरा हक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो साडी गल हो गई है, ये वाकई बहुत लीथल साबित नहीं हुआ? क्योंकि अवाम शायद इसे बाय नहीं कर सकी, खानदे साबित हुआ। क्या साडी गल हो गई है? कौन सी गल हो गई है? पंजाबी में कहते हैं ना साडी गल हो गई है उत्ते। ये एक बड़ा आम तासुर था नून लीग के हवाले से कि नून लीग जो कैंपेन चला रही है उसमें एक बड़ा आम तासुर था कि साडी गल हो गई है। अवाम शायद उसे उतना बाय नहीं कर पाए। मैं पंजाब का सदर हूँ, मुझे तो कोई पता नहीं है कि किसने कहा कि साड़ी गल हो गई है, ना मैंने कभी कहा है। चलिए मैं आपको क्लिप्स भेज देता हूँ। अब जाते जाते एक बड़ा संजीदा सवाल आपकी खिदमत में। पीर साहब पेगारा, आज आपको पता है जामशोरों में बड़ा GDA का एहतजाज भी था, दीगर जमातें भी वहाँ थीं और वो की शिकायत कर रहे थे। तो पीर साहब ने
जहाँ पाक फौज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वहाँ दो बड़ी अहम बातें उन्होंने की। एक, उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब चोर हैं, और दूसरा उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि हालात ना संभले तो इमरजेंसी या कुछ और या मार्शल लॉ लग सकता है। आपको भी कोई ऐसा खदशा महसूस होता है मौजूदा हालात में? देखें जी, पहली बात का जवाब तो यह है कि इमरान खान के तो चोर होने में कोई शक नहीं है। अच्छा, बाकी पीर बघारा साहब अगर अपने आप को चोर समझते हैं तो उनकी मर्जी है। दूसरी बात यह है कि अगर सियासतदान और सियासी जमातें अपना किरदार अदा नहीं करती तो फिर कुछ भी हो सकता है, एमरजेंसी या मार्शल लॉ जो भी है। मैं नहीं ये चाहता, ना मेरी जमात ये चाहती है, हम कत्तन नहीं चाहते। हम अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार है। हम तो पीटीआई को भी कहते हैं कि आप बना लें जी अपना वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी वो बना लें अगर हमारे ऊपर उनको एतमाद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हर सूरत में ये जो बहरान है ये ख़त्म होना चाहिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो राना साहब आनी चाहिए, अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले। राना साहब, अगर सियासतदान आपस में मिल बैठ के कोई फार्मूला या कोई हुकूमत साजी ना कर सके तो फिर आपको कोई खदशा वो दुरुस्त लगता है जो पीर साहब जिसकी जानिब इशारा कर रहे हैं? ऐसी सूरत में दुरुस्त लगता है। बहुत अहम आपकी स्टेटमेंट सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। राना साहब डायरेक्ट लाइन में आज हमारे साथ मौजूद। बहुत ही ग्रेस का उन्होंने मुजाहरा किया, ना सिर्फ ये ख़बर आज दी कि वो ना गवर्नर पंजाब बनना चाहते हैं ना कोई और ओहदा लेना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अब वो ज़िमनी इंतखाब लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरा, उन्होंने तस्दीक की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, यहीं हैं। एक और ख़बर जिसकी उन्होंने तस्दीक की हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए वो ये कि हम विलिंग हैं कि वफाक में हुकूमत साजी ना करें। हम पीटीआई को कहते हैं कि अगर उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो वो हुकूमत साजी कर लें। ये भी उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आज क़यादत का इजलास हुआ, उस इजलास में अक्सरियत की ये राय थी कि हम वफाक में जो सूरत हाल है वो जंजाल अपने ऊपर मुसल्लत ना करें, बेहतर है कि पंजाब की हद तक हम महदूद रहें। मौलाना के हवाले से उनकी एक अपनी राय थी कि गालिबन मौलाना साहब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो ये समझते हैं कि अगर सियासतदान आपस में मुत्तफिक ना हुए तो फिर जो पीर साहब इशारे दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, उसका खदशा बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। डायरेक्ट लाइन में आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।